कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है आपके पास स्टैटिक के। और स्टैटिक में आपके पास एक ये क्वेश्चन है बेसिकली। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू मेटल स्फीयर्स पी एंड क्यू आर माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड and are touching each other are uncharged. A positively charged metal sphere on an insulating handle. ठीक है, मतलब ये दोनों आपके पास P और Q की जो बात हो रही है ये दोनों अनचार्ज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। और नेक्स्ट उन्होंने कहा है पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फीयर ऑन एन इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू P। ठीक है, ये वाला जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। और उन्होंने कहा कि उसे क्लोज हम लेकर आए पी के बाद उसे टच नहीं किया। दिस इंक्लूड चार्जेस ऑन पी एंड क्यू। द पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फेयर इज हेल्ड इन पोजिशन एंड स्फेयर क्यू इज मूव टू द राइट। अब उन्होंने कहा कि जब आप इसे क्लोज ले आए तो क्लोज लाने के बाद पी को यहीं पर रहने दिया हमने और क्यू आपके पास राइट पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्यू थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेट सपोज हम उसे यहाँ ले आए, क्यू हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अब आपने बताना व्हाट आर द साइंस ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज ऑन पी एंड क्यू एंड हाउ डू द साइजेस ऑफ दीज चार्जेस कंपेयर। ठीक है, पहले तो आप आइडेंटिफिकेशन देखो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। अब देखो हमारे सर पास। पी पे नेगेटिव क्यू पे पॉजिटिव। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि पी पे नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रॉड हमारी लेफ्ट पर जो स्पेयर रखा हुआ था तो उसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव चार्ज तो आएगा पी के ऊपर। तो नेगेटिव इस पे आएगा और पॉजिटिव आएगा इस पे। और फिर जब आप उसे दूर लेकर गए मतलब क्यू को आपने सेपरेट कर दिया पी से, तो उससे फिर आपने ये बताना है कि साइजेस ऑफ द चार्ज कैसा होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। मतलब जो चार्ज डिवाइड होंगे वो इक्वली डिवाइड होंगे या अनइक्वली डिवाइड होंगे। सर इक्वल। इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज हमने ऊपर एक जगह डिस्कस की थी कि चार्जेस हमेशा इक्वल होते हैं। तो उन्होंने वही कॉन्सेप्ट पूछा है। अनइक्वल कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, जब भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था इजी, बस थोड़ा सा डिटेल था पढ़ने में क्वेश्चन, लेकिन बेसिक ही था। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी तरह के ही हैं। ये नेगेटिव चार्ज वाला दोबारा से सेम। और इसमें भी आपने बताने विच डायग्राम शोज द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन मेटल। मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा आपने ये बताना है। सर ए। ए होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, और नेगेटिव जो है वो बाकी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके पास राइट चॉइस है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ भी पॉजिटिव बना दिया, यहाँ भी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करवा दिया। ठीक है, तो सिंपल सा ए आपके पास आंसर होगा, चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन। 26 इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही अब, क्योंकि आपके पास जो इंडक्शन मेथड है वो रिमूव हो गया तो इंडक्शन मेथड के क्वेश्चंस भी नहीं है। इसमें भी आपको पता है कि मेथड उन्होंने दिखाया आपको फ्रिक्शन का। और उन्होंने कहा है प्लास्टिक रॉड इज रब विद अ क्लॉथ द क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो क्लॉथ अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब रॉड पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा। और अब आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ सही लिखा हुआ है,
क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम रॉड ऑन टू द क्लोथ, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटॉन्स मूव फ्रॉम क्लोथ ऑन टू द रॉड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लिखा हुआ है, प्रोटॉन्स का नहीं। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस बस इसी तरह से हैं। ये फील्ड वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सर ये फील्ड वाले का बी होगा ना? फील्ड वाले में आपके पास बी होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, जो हमने डायग्राम बनाई थी वही है। सर आप जो कह रहे हैं पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में चार्ज जाता है, तो हम्म। अगर हम मैग्नेट में तो फिर नॉर्थ पॉजिटिव हुआ। नहीं नहीं, देखो अब ये वाली ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो पोल्स हैं, उनका काम अलग है। ठीक है, चार्ज अलग है, पोल्स अलग है। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, देखने में काम इनका एक जैसा लगता है, लेकिन चार्जेस एक अलग बिल्कुल क्वांटिटी है, और पोल्स एक अलग बिल्कुल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। ठीक है सर। क्योंकि मैग्नेट से आप देखो, मैग्नेट के पोल्स होते हैं ना, उनको आप इलेक्ट्रिसिटी में यूज नहीं करते। चार्जेस से क्या होता है कि हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। ठीक है, मतलब जिस तरह सर्दियों में नॉर्मली होता है कि अगर आप कारपेट पे चल रहे होते हो और किसी को टच कर दो तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। ठीक है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि वहां पे कंडक्टर नहीं है। और जब हम कंडक्टर में चार्जेस को डिस्कस करते हैं, तो वो फिर आपके पास मूविंग इलेक्ट्रिसिटी यानी मूविंग करंट, मूविंग चार्जेस बन जाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी का सर सेक्शन। लेफ्ट हैंड रूल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। जी, वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल जो है ना, वो हमारा कल स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी जितना कंप्लीट होगा। अच्छा, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से दो अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये, उसमें हम बेसिक करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ ये डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में पावर, एनर्जी, किलोवाट आवर, कॉस्ट कैलकुलेट करना, और फ्यूज, और ये सारे टॉपिक जो हैं वो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली आपको इलेक्ट्रिक करंट में बेसिक चीजें तो याद होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन याद होगी, इसका फॉर्मूला याद होगा, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ये सारी चीजें बेसिक्स आपको पता होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं रिवाइज कर देता हूँ, वरना अगर क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे आपको इजी हो। सर जो वो होता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम्म। थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करते हैं कि वो वर्क डन डिवाइडेड वो क्या होता है वो। अच्छा, बेसिकली उनमें डिफरेंस इस तरह से बनता है कि जब आप ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो, तो बेसिकली ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में ये होता है कि जब आप ईएमएफ को डिस्कस कर रहे होते हो, तो ईएमएफ का काम ये होता है, वो आपको सिर्फ ये बताएगा, बेसिकली ये लिंक होता है आपके सोर्स के साथ। मतलब अगर आप बैटरी यूज कर रहे हो, सेल यूज कर रहे हो, ये उसके साथ लिंक होता है। अब हम बैटरी यूज कर रहे हो या सेल यूज कर रहे हो, लेट्स सपोज अगर हम एक सेल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल में आपके पास किस टाइप की एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, और जब हम ये केमिकल एनर्जी चार्जेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम वायर के साथ अटैच करेंगे, सेल को कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए। ठीक है, तो वहां पर जब आप इसको वायर के साथ अटैच करोगे, तो वायर के साथ अटैच करने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो अब केमिकल एनर्जी से जनरेट होगी। मतलब जो सेल की केमिकल एनर्जी थी, उसको अब आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, या वर्क डन जो आप करते हो, तो बेसिकली आप डेफिनेशन पढ़ते हो वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। तो उसका मतलब ये होता है कि आप एक चार्ज को जितनी, क्योंकि जब आप वर्क डन की बात कर रहे हो तो वर्क डन में आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। ठीक है, बेसिकली
तो एक सिंगल चार्ज पे आप जितनी फोर्स उसे प्रोवाइड करोगे या जितनी एनर्जी उसे प्रोवाइड करोगे, केमिकल एनर्जी, कि वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कॉन्सेप्ट आपके पास ईएमएफ का होता है। ठीक है। उसमें इस सर्किट में कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सर्किट आपके पास कैसा है कैसा नहीं, उससे कोई लिंक नहीं होता ईएमएफ का। ईएमएफ का लिंक सिर्फ इतना होता है कि जो आपने सोर्स लगाया, सोर्स से जितनी एनर्जी आप एक यूनिट चार्ज को प्रोवाइड करोगे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये होता है ईएमएफ। और जब आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस पर लेकर आते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस में आपके पास ये डिफरेंस आता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये कि आप यहाँ पर किसी दो चीज या किसी दो पॉइंट को डिफरेंशिएट कर रहे होगे। ठीक है। क्योंकि डिफरेंस का मतलब यही है कि आपने किसी दो पॉइंट्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे कंपैरिजन इस तरह से होता है कि जब आप पूरे एक सर्किट की बात करते हो, अब आपके पास एक बैटरी कनेक्टेड है और उसमें आपने एक लैंप अटैच किया हुआ है। अब लेट सपोज आपने यहाँ से, ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, आपने इसको 6 वोल्ट सप्लाई की। ठीक है। और लैंप की कंजम्पशन थी 3.5 वोल्ट। तो आपने कितना सप्लाई किया, 6 वोल्ट, और कंज्यूम कितना हो गया, 3.5। तो जब आप नेगेटिव साइड पर पहुंचोगे तो आपका रिमेनिंग वोल्टेज कितना होगा, आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे। 2.5। ठीक है। तो बेसिकली जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हो ना, तो करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। तो जब पॉजिटिव टू ये नेगेटिव, तो कन्वेंशन, सर कन्वेंशन करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, करंट तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। नहीं, कन्वेंशनल हमारे पास जो सर्किट्स होंगे ना अभी, और जो हमारे टॉपिक्स होंगे, हम उसमें भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करेंगे सब केसेस में। अगर वो आपसे इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करेगा तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, अदरवाइज हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे डायरेक्शन हमेशा। ठीक है, हमारे नॉर्मल केसेस में। तो बेसिक हमारा कंसर्न ये था कि हमारा जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव हमारा है हाई पोटेंशियल, क्योंकि वहां से करंट फ्लो की डायरेक्शन हम बनाते हैं। तो हाई पोटेंशियल से लेकर जो लो पोटेंशियल का डिफरेंस था, अब इसमें देखो आपने क्या किया, आपने पूरा सर्किट इन्वॉल्व किया है। ईएमएफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने। उसमें बस हमने ये देखा कि आप कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो एक चार्ज को कन्वर्ट करने में। और इसमें हमने पूरा सर्किट इन्वॉल्व किया कि हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल तक आपकी जितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, टोटल एनर्जी से सब्ट्रैक्ट करके जो रिमेनिंग आपके पास वोल्टेज होगा, वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। और दोनों में कॉमन ये होता है कि दोनों ही वोल्टेज होते हैं, मतलब दोनों ही वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप इसकी बात करो ईएमएफ की या आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो, दोनों ही आपके सर, पास वोल्टेज होते हैं। जी। मैंने बुक में पढ़ा था कि ना, जो आपका ईएमएफ होता है हम्म। वो होता है कि एनर्जी नीडेड टू ड्राइव इनर चार्ज अराउंड द सर्किट। और हम्म। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जस्ट अराउंड अ कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पे हमने एक बिल्कुल। बल्ब बनाया हुआ है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें पूरी कंजम्पशन देखी जाती है कि आप कितने कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर रहे हो। ईएमएफ। यानी सर, बेसिकली ईएमएफ ये होता है कि आपकी जो सोर्स होती है ईएमएफ, जैसे मतलब ईएमएफ के लिए सेल, तो उसमें पूरे सर्किट में जितनी भी चीजें हैं, उनके लिए एक यूनिट चार्ज को ड्राइव करने के लिए कितनी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। जी, ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि उसमें क्लियर हो जाता है कि हाँ, हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमारा मेन कंसर्न वहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन का है। तो बेसिकली आपके पास जो ईएमएफ होता है ना, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो ईएमएफ आपके पास वो वोल्टेज होता है जो आपके पास सोर्स के साथ लिंक है। ठीक है। मतलब बैटरी का वोल्टेज। और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जो होता है वो आपके पास उस वोल्टेज को आप कहोगे जो आप वोल्टेज कैलकुलेट करते हो थ्रू आउट द सर्किट, थ्रू आउट द कंपोनेंट्स। इसमें कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके पास कितने कंपोनेंट्स के थ्रू वो पास हो रही है। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपके पास, इसलिए इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे होते हैं, क्योंकि इसमें हमने कंपोनेंट से पास होने के बाद फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो वहां पे डिफरेंस इन्वॉल्व होता है।
और बेसिक फार्मूला आपको याद होंगे, आई इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, और ये सारे फार्मूला आपके पास फार्मूला लिस्ट है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक्स होंगे, जहाँ पे किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन आएगी वो हम फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस अच्छे खासे होंगे, ठीक है। तो इसको जितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप जल्दी कर लेना ताकि हम इसको जल्दी से कंप्लीट कर सकें। अच्छा, फर्स्ट वाले का आंसर बताया आपने डी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके पास सिंपल होगा, आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। मैं फॉर्मूला वगैरह लिख दूंगा कि अगर क्लियर ना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपने फाइंड आउट क्या करना था, चार्ज। तो बेसिकली क्यू इक्वल हो जाएगा आई टी के। तो आई आपके पास 2 एम्पियर है, ठीक है। और टाइम आपके पास 4 मिनट्स है। तो मिनट्स को आप क्या करोगे, सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। 4 × 60 कर लेना, आप सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 240 वो हो जाएगा, और फिर आप उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 480। और क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल है, 1 वोल्ट ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज का मतलब है डब्ल्यू ओवर क्यू। तो अगर आप डब्ल्यू का ऐसा यूनिट देखो तो डब्ल्यू के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल्स। और चार्ज के लिए क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम जो है वो आपके पास 1 जूल पर 1 कूलम, वो भी आपके पास किसको डिफाइन करता है, वोल्ट को। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट होता है, और ईएमएफ का भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो 1 वोल्ट को आप दोनों तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, अब बेसिकली ये वाला फैक्टर आपके पास है रेजिस्टेंस से रिलेटेड, आर इक्वल्स टू रॉ एल ओवर ए वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास। तो इसको देखते हुए अब हमने क्वेश्चन देखना है कि यहाँ पर आपके पास दो रेजिस्टेंस है डिफरेंट, पी एंड क्यू। द वायर्स आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। मटेरियल हमारा सेम है और लेंथ भी सेम है, ठीक है। और द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड देयर क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर डिफरेंट, ठीक है। ये दोनों चीजें डिफरेंट है, वो हमें पता चल गया, क्योंकि जब दो क्वांटिटीज कांस्टेंट है तो बस क्रॉस सेक्शनल एरिया रह गया था, यही डिफरेंट होगा। अब आपने बताना विच वायर हैज द ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड विच वायर हैज द लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा देखो, अगर लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं आर और ए की, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, उनको हटा दो। तो अगर हमारा लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। इस चीज को अगर आप माइंड में रखोगे तो आंसर भी इजीली मिल जाएगा। एक आंसर आ गया बी, ठीक है। और कोई बताना चाह रहा हूँ आंसर। अब लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस को भी अगर आप देखना चाहो तो रेजिस्टेंस आपके पास वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट हाई है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस लो होगी। तो अगर आप ग्राफ में से चेक करना चाह रहे हो तो ग्राफ में से भी आपको अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो आप इससे देख सकते हो कि अगर कहीं पर करंट हाई है तो इसका मतलब है वहां पर रेजिस्टेंस लो होगी। तो रेजिस्टेंस लो किसकी है, पहले तो आप ये देखो पी या क्यू। अब क्यू में देखो, क्यू आपके पास जो है वो उसमें वोल्टेज कम आ रहा है, उसमें करंट की तरफ वो ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि क्यू जो होगा आपके पास, पी हैज लो। अच्छा, लो आप रेजिस्टेंस के उसमें कह रहे हो या करंट के रेफरेंस से कह रहे हो। रेजिस्टेंस लो है ना पी की। लेकिन आपने ऑप्शन बी बताया, उसमें तो ग्रेटर रेजिस्टेंस पी बन रहा है। ऑप्शन बी आप बता रहे हो। या सॉरी, या वो गलती से कहते। अच्छा, अच्छा देखो, अब इसमें आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है
कि जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे तो अगर हम पी का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस लेस होनी चाहिए, और अगर हम क्यू का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते हैं तो क्यू की रेजिस्टेंस लेस होनी चाहिए। और अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्यू का वोल्टेज कम है, ठीक है। आप इसमें देखो तो ये वोल्टेज इसका इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ एज कम्पेयर टू पी। पी का वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस इसकी लेस होगी और इसकी ज्यादा होगी। अब देखो आप आर और वी को देखो, तो आर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है वी के, तो अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। क्योंकि पी जो है वो वोल्टेज वाई एक्सिस हाइट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज है पी का वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू क्यू। तो अगर उसका वोल्टेज ग्रेटर है तो उसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस भी ग्रेटर होगी, और P की रेजिस्टेंस ग्रेटर हो गई और जो Q का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ग्रेटर होगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम है। तो ऑप्शन आपके पास बी होगा यहाँ पर। अब आपके पास देखो इस क्वेश्चन में ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप मल्टीपल तरीकों से जो है ना फाइंड आउट कर सकते हो। हमारे पास एक हमने पहले ये फॉर्मूला लिखा क्वेश्चन की सिचुएशन देखकर, फिर ग्राफ को देखते हुए हमने ये दोनों क्वांटिटीज कंसिडर की क्योंकि V और I से हम कंपेयर करके बता सकते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने सिंपल सा ये हिंट लिया कि P का वोल्टेज हाई है यहाँ पर क्योंकि P आपके पास वर्टिकली अपवर्ड मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत जल्दी इंक्रीज कर रहा है एज कम्पेयर टू Q। तो Q का वोल्टेज कम है एज कम्पेयर टू P, तो इसका मतलब है Q का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है इसलिए उसकी रेजिस्टेंस हाई नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, राइट। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द रेजिस्टेंस ऑफ आर इज अप्रोक्सीमेटली 5 ohms. What are the most suitable ranges for the voltmeter and for the ammeter? तो अब आपके पास जो है रेजिस्टेंस 5 ohms की है, तो इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है। आपके पास रेजिस्टेंस हाई है और जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, उसमें आप एम मीटर की पहले वैल्यू को चेक करो क्योंकि देखो रेजिस्टेंस ना करंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई ले रहे हैं हम तो इसका मतलब है हमारा करंट बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, तो हमें करंट के बारे में इतनी हाई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? अच्छा देखो अगर आप इसको V इक्वल्स टू आई आर से देखो, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर से भी अगर आप इसको देखना चाहो तो उन्होंने कहा है कि अप्रोक्सीमेटली R की वैल्यू 5 है, तो हम लेट सपोज R को 5 ही अगर कंसिडर करते हैं रफली वैल्यू देखने के लिए, ठीक है। तो अब आप देखो करंट की वैल्यू, अब करंट की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में 0 to 0.5, तो अगर आप 0.5 बिल्कुल मैक्सिमम रहते हो वैल्यू तो आपके पास 2.5 वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो कि उन्होंने अप्रोक्सीमेटली कहा है, जरूरी नहीं हो बिल्कुल 5 हो, और जरूरी नहीं है कि करंट की वैल्यू भी 0.5 तक हो, ठीक है, वो तो एम मीटर की रेंज है, तो इसका मतलब है करंट की वैल्यू 0.5 के अंडर होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 0.5 के अंडर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लेट सपोज 0.3 ले लेते हैं, ठीक है, या कोई भी वैल्यू, सिर्फ एक रफ एस्टिमेशन के लिए बता रहा हूँ, तो आपका आंसर आ रहा है 1.5 यानी 2 के अंडर अंडर है। तो वोल्टेज है 1.5, तो आप इजीली 0 से लेकर 2 तक के रेंज में मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब आप नेक्स्ट अगर ऑप्शंस देखोगे तो उसमें जो है वो करंट 2 एम्पेयर का दिया हुआ है, तो 2 एम्पेयर का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करके भी देखते हो तो हमारा आंसर 8 9 10 तक जा रहा होगा।
तो उसमें ये वोल्ट मीटर आपका किसी काम का नहीं होगा। और एक बात और है कि जब रेजिस्टेंस इतनी हाई है तो करंट इतना हाई कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। सर मैंने इसमें ऐसे किया है कि मैंने भी ए ऐसे चूज किया है कि सारों की ना V इज इक्वल टू आई आर करके, लेकिन उसमें मैंने रेजिस्टेंस ढूंढी है हम्म। कि 5 के अंडर रेंज में आ रहा है कि नहीं, और मैंने इन सब की जो मिडिल वैल्यूज है ना हम्म। वो लेके आंसर ले लिए, तो बाकी सब जो बी सी और डी है ना उनमें आप आंसर जो आपके पास आ रहा था वो 1 था, जो हम्म। कि बहुत थोड़ी रेजिस्टेंस है। हम्म। और सिर्फ ए में जो है वो 4 आंसर आ रहा था। ऐसे भी कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, कि आप मतलब वी ओवर आई करके भी आर निकाल सकते हो, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आर की वैल्यू आपके पास किस तरह से आ रही है। ठीक है, आप अगर इस तरह सेकंड ऑप्शन कर सकते हो बिल्कुल। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में से वी को अगर मैक्सिमम ले लो, आई को आप मैक्सिमम ले लो, तो आप रेजिस्टेंस से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास 4 आ रही है ओम्स, तो इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली वो भी 5 के क्लोज क्लोज है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल है। आपके पास दोबारा से चार्ज दिया हुआ है यहाँ पर, और टाइम दिया हुआ है। एवरेज करंट फाइंड करना है, आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। सिंपल है, ये आप कर लोगे इजीली, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें सेल्स की बात है, और सेल्स आपके पास जो है वो बैटरीज हैं बेसिकली 3, और तीनों 1.5 वोल्ट की हैं, और उनको आपने कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्शन इनका कैसा है, पैरेलल है या सीरीज है? पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम सेल्स को लगाते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है? ठीक है। लास्ट लॉन्गर। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जिस तरह हमारे पास रिमोट कंट्रोल में भी सेल्स होते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन भी मोस्टली पैरेलल बनाया होता है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा पावर एक तो रिक्वायर्ड नहीं होती, तो उनके सेल्स आपके पास काफी टाइम तक जो है वो इजिली चल जाते हैं। और अगर आपने सीरीज में लगाया हो तो पैरेलल का मतलब ये होता है कि आप इसकी लाइफ इंक्रीज कर रहे हो। आपका ईएमएफ सेम रहेगा, 1.5 ही रहेगा, लेकिन आपके पास जो सेल्स की लाइफ है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। और अगर आप इन्हें सीरीज में लगाते हो तो सीरीज में लगाने का मतलब ये हुआ कि आपने ईएमएफ इंक्रीज करना है, मतलब 1.5 1.5 1.5 सब ऐड अप हो जाएगा, और ईएमएफ आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ए, लॉन्गर टाइम। ठीक है, ये भी इजी था, बेसिक कॉन्सेप्ट। 7 वाला भी कुछ एम मीटर से रिलेटेड है। रेंज की अ चार्ज ऑफ 7.5 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू दी है। रेजिस्टर आपके पास, अच्छा ये टाइम है, इतने टाइम तक पास किया हमने, और स्टूडेंट के पास एम मीटर है, आपके पास डिफरेंट रेंजेस, और आपने बताना है कि कौन सा एम मीटर की रेंज हमारे पास बेस्ट होगी। क्वेश्चन तो खैर सिंपल है, आपके पास क्यू ओवर टी करने पे आंसर आएगा आई का 1.5। तो 1.5 का मतलब ये हुआ कि आपके पास कौन सी रेंज मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी, तो एक ऑप्शन आपने बताया बी। बी। ठीक है, तो 0.0 से लेकर 2 एम्पेयर हमारे पास इनफ है। ठीक है, 1.5 हमारा भी एम्पेयर आंसर आया, और हमारे पास अभी भी 0.5 का डिफरेंस है, तो 0 से लेकर 2 एम्पेयर बेस्ट चॉइस। और फिर दोबारा से 3 आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू रजिस्टर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ? दोबारा से वही क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि क्या एडवांटेज होगा। बिल्कुल 8 का भी सी होगा, बिल्कुल लॉन्ग लाइफ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपके पास है व्हेन द फ्लैश ऑन अ कैमरा इज यूज्ड अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू है। फ्लैश ट्यूब इन, और ये टाइम की वैल्यू है। द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस, ये वोल्टेज आ गया।
और व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू द फ्लैश ट्यूब एंड व्हाट इज द एवरेज पावर सप्लाइड। एनर्जी फाइंड आउट करनी है और पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज करते हो आप, E इज इक्वल्स टू VIT, ठीक है। और जब VI आप निकाल रहे होगे तो VI में आपको पावर भी मिल जाएगा, तो सबसे पहले I निकालना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप I कैलकुलेट कर लो, I इज इक्वल्स टू Q/T, ठीक है। डी आंसर आ रहा है, देख लेते हैं हम। 1.5 को डिवाइड करना है 0.003 से, तो 500 आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो हमारा जो है वो डी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि पावर हमारी जो है वो P इज इक्वल्स टू VI 1.80000, यानी एक्सपोनेंट 6 बन रहा है। मतलब पावर जो आ रही है मेरे पास, पावर आ रही है 1800000। तो इसका मतलब है 1.8 एक्सपोनेंट 6, ऑप्शन डी। और एनर्जी जो होगी वो हम इसको जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू VIT होता है, VI का मतलब है पावर इनटू टाइम। तो अब इसी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो टाइम की वैल्यू से, तो आपके पास आएगा 5400 जूल्स। इजी क्वेश्चन है, खैर मुश्किल नहीं है। तो आपके पास आंसर आ रहा है डी, ठीक है, बिल्कुल सही। इजी था, बस डिटेल था थोड़ा कैलकुलेशन के उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें है 1 मीटर लेंथ, ये लेंथ आपकी 1 मीटर है बेसिकली। वन सर ये पावर किस आ रही है? पावर की वैल्यू ये है कि करंट फाइंड हो गया ना आपके पास, अब आप इसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर लो, P इज इक्वल्स टू VI, ठीक है। अच्छा। तो इस तरह से कैलकुलेट किया हमने, क्योंकि 3600 उसकी वैल्यू है, 500 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि आपके पास 1 मीटर की लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर 0.40, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ohms, ठीक है। 10 का भी आंसर बता दिया आपने, बी। और व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ, अब ये दूसरा एक और वायर है, उसकी लेंथ है, इसको लेंथ 2 कंसिडर कर लेते हैं। सेम मटेरियल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, एरिया 2 कर लेते हैं इसको। तो इसमें आप कंपेयर कर लोगे मेथड को, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस आपने निकालनी है, 0.5 डिवाइड बाय 0.8, क्या आंसर बताया था आपने, 10 का बी। और किसी का आ रहा है 10 का बी ऑप्शन, R इज इक्वल्स टू L/A, एस ए ऑफ से डबल, सो रेजिस्टेंस हाफ, ए आंसर आ रहा है, क्योंकि आपने लेंथ को बेसिकली हाफ कर दिया। 1 से हम 0.5 पे ले आए, रेजिस्ट लेंथ हाफ हुई है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दिया। अच्छा देखो, अगर इसमें कैलकुलेशन नहीं भी करते ना, तो हम इसको ऐसे भी करते हैं। एक इसका मेथड ये भी होता है सिंपल, कि आप R इज इक्वल्स टू रॉ L/A लिखते हो, रॉ को भी हम हटा देते हैं क्योंकि सेम मटेरियल है, रेजिस्टिविटी सेम आएगी। तो लेंथ आपने जो है वो हाफ कर दी, तो लेंथ की जगह पर हम 1/2 लिखते हैं, और एरिया आपने डबल कर दिया, ठीक है।
तो जब आप इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये कि आपकी रेजिस्टेंस 4 टाइम डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले रेजिस्टेंस आई थी 2, उसको आप 4 टाइम्स डिक्रीज कर दो तो आपके पास ऑप्शन ए आएगा। ठीक है। और अगर आप चाहो तो कंपैरिजन मेथड भी कर सकते हो, आर इज इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन ए। तो दोनों तरफ आप जो है वो उससे भी कैलकुलेट करके देख सकते सर हमने 1/2 क्यों लिखा है? हो। क्योंकि देखो जब हमारे पास फॉर्मूला होता है ना रॉ एल अपॉन ए, तो हमने उसमें से रॉ को फिलहाल इग्नोर कर दिया क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। अब लेंथ हमने हाफ कर दी। पहले हमारी लेंथ थी 1.0 मीटर, पहली हमारी लेंथ ये थी। और न्यू लेंथ हम 0.40 नहीं 1.0। अच्छा 1.0 लेंथ थी और उसको हमने कर दिया हाफ। ठीक है, ये हो गई हाफ। तो इसलिए हाफ का मतलब ये 1/2। और एरिया को डबल कर दिया तो इसलिए वहां पर सिर्फ मैंने 2 लिख दिया, मतलब ये लेंथ है ये एरिया। फिर जब ये 2 ऊपर शिफ्ट होगा तो वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। हम्म, तो 1/4 का मतलब है कि जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, आंसर 0.5।